अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। नाजरीन, आप तक हमारा खुलूस और प्यार भरा सलाम पहुंचे। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ इस वक्त KTV उर्दू कश्मीर, और आज के प्रोग्राम में हम कई एक मुद्दों पर बात करेंगे और कई मामलात ऐसे होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। और खासकर जो हम आने वाली जनरेशन की बात करते हैं, हम मुस्तकबिल की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, तो इस हवाले से दोस्तों आपको बता देते हैं कि इस वक्त हमारे कई मामलात थे, खासकर एजुकेशन सेक्टर को लेकर के, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। लेकिन पहले दौड़ाते हैं एक नजर आज दिन में चल रही अहम सुर्खियों पर। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि लैंड लॉ जो नया पास हो गया, उसके हवाले से कई एक जगह पर पार्टियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को जाहिर करते हुए कई एक मकामात पर यहां जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाज किया, जिसके चलते जहां कल जब हम यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो उन्होंने एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी थी कि एग्रीकल्चरल जो लैंड होगा उसको किसी को भी खरीदने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्होंने यह बता दिया था कि एग्रीकल्चर लैंड की हिफाजत यहां की सरकार की अहम जिम्मेदारी होगी। लेकिन जमातों का मानना है कि जो नया कानून नाफिज किया गया है, इससे यहां के लोगों को जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी और अवाम जो है वो परेशानी से दो चार होंगे। कई एक जगह पर एहतजाजी मनाजिर निकले। कल भी आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर PDP के कुछ ज़ोमा निकले, उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली और कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस यहां श्रीनगर के अंदर भी हुई। कांग्रेस ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिखाए कि ऐसे कवानीन पास करके सरकार उन्हें जानबूझ करके धोखे में रखने की कोशिशें कर रही है। बात कर रहे थे वो कश्मीर की, और इस हवाले से जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मामला यह आ गया है कि 5 अगस्त के बाद जो सूरत हाल पेश आई है, इसको लेकर के अवाम भी परेशान है और कई लोगों के कई सवालात भी हैं, और जिसको लेकर के कई एक जमातें अब अपने नजरियात को सामने रख रही हैं। आज शहर श्रीनगर के अंदर आपको नाज़रीन पता होना चाहिए कि PDP के हेडक्वार्टर पर यहां पर एक एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की गई थी। पुलिस की भारी जमीयत मौके पर पहुंची और उन्होंने PDP हेडक्वार्टर को भी वहां पर अपने मुहासरे में ले लिया और वहां आने वाले सभी जितने भी PDP के नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अलग अलग थानों में पहुंचा दिया गया। जिसको लेकर के महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि यह सरासर उनके साथ ज्यादती है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने आज देर गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और उसमें उन्होंने बताया कि हम किसी भी सूरत में इस कानून को इस लैंड पर नाफिज नहीं होने देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पैंथर्स पार्टी की बात करें या अपनी पार्टी की बात करें, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी आज जम्मू के अंदर, उन्होंने भी मुजाहरे किए। और अगर हम पैंथर्स पार्टी की बात करते हैं तो उन्होंने भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात को न सिर्फ सरकार की नोट्स में लाने की कोशिश की, बल्कि यह इल्जामात लगा दिए कि भाजपा अपनी जमात के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में कानून की सूरत में नाफिज करके अवाम को मुसीबतों में डाल रही है। क्या कुछ आज महबूबा मुफ्ती ने कहा, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे और दीगर खबरों पर भी रहेगी नजर। लेकिन साथ में बता देते हैं कि आज हम जरा डबल टाइप पर प्रोग्राम करेंगे और इस हवाले से आज मेरे साथ एक एजुकेशनलिस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, जैसा कि आप मेरे साथ स्क्रीन में इन्हें बिल्कुल कंटिन्यूअस देख रहे हैं। इनका तारुफ दिए देता हूं मैं आपको। ये हैं बादशाह मीर, जिनका ताल्लुक एजुकेशनल सेक्टर के साथ है और युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखती हैं और बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती हैं आज की एजुकेशनल जो सेटअप है, इसमें जो कमजोरियां रह गई, जो कोविड-19 के चलते लोगों को मुश्किलात आ गई और बच्चों को खासकर जो इसका दरपेश मुश्किलात हैं, आगे इम्तिहानात भी हैं और आने वाले साल तक भी वैक्सीन आने का फिलहाल कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आती है। बादशाह, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। पहले बताइए कि जब हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं, हम जवानों की बात करते हैं, हम आने वाले कल की बात करते हैं जी। आप चूंकि कई एक मीडियम्स के जरिए, चाहे टीवी के जरिए देखें या फिर रेडियो के जरिए देखें, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश अक्सर करती रहती हैं, तो क्या बताएंगे हमारे उन नाजरीन को जो घरों के अंदर बैठ करके इस वक्त किसी भी मीडियम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी? क्या लगता है आपको कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहां जा रहा है? अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एजुकेशन सेक्टर को इफेक्ट करती है। सबसे पहले कि पिछले कई सालों से आप देखें, आई थिंक फ्रॉम लास्ट मैनी डिकेड्स जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो हम खुल के नहीं बता सकते हैं। तो अब हम लेते हैं कि जो कोविड का प्रॉब्लम आ गया, हम कहते हैं कि एजुकेशन जो है इट इज़ द बिगेस्ट वेपन टू फाइट स्लेवरी इन द वर्ल्ड और फाइट
फाइट इनजस्टिस इन द वर्ल्ड, टू सीक द ट्रूथ, जैसे हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कौम के लिए। तो ये जो हमारा इफेक्ट हो गया, ये ज्यादा अगर हम इस बीमारी की वजह से ले लें, कोविड की वजह से ले लें, बहुत सारा इफेक्ट हो गया है। बहुत सारे जो बच्चे हैं घरों में बैठ गए, तो उनका जो एक मानिए कि एक तरह का कनेक्शन जो था इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्कूल के साथ, एजुकेशन के साथ, वो खत्म हो गया। अब वो जो पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर जो मीडियम उन्होंने यूज करते हैं, जो भी मीडियम वो यूज करते हैं, वो मेरे ख्याल में उतना नहीं दे पाते, जितना दे पा रहे हैं जितना स्कूल जाके बच्चे को मिलता है। एक कंप्लीट डेवलपमेंट उसकी जो स्कूल में होती है वो नहीं मिल रहा है। जैसे आपने कई कॉलम्स लिखे, आप सोशल मीडिया पर भी अक्सर अपने ख्यालात का इजहार करते रहती हैं, तो ओवरऑल जो आम देहात का बच्चा है, हम आम नागरिक की बात करें, जिसकी दस्तरस 4G पर नहीं है, जिसकी दस्तरस एक एंड्रॉइड फोन पे नहीं है, क्या लगता है बसते एक एजुकेशनलिस्ट आपको कि आज की तारीख में जब हम इन बच्चों के मुस्तकबिल पर नजर दौड़ाते हैं, जो एक साल हमारा कोविड के बीच में गुजर गया, नामसाइद हालात के बीच में गुजरा, तो कैसे आप देखती हैं कि ये बच्चा कल की डेट में कुछ अच्छा कर पाएगा? मुझे तो यही लगता है कि द सिचुएशन इज वेरी ग्रिम, बहुत ज्यादा है। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स लेबरर है, जो दिन में कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनके पास इवन वो फोन्स भी अवेलेबल नहीं है जिससे आप खाली कॉल कर सकते हैं। एंड्रॉइड की तो बात ही नहीं है। मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत गरीब घरों से थे, स्पेशली जो हमारा गर्ल्स स्कूल है, तो बहुत गरीब की, उनके पास पहनने के लिए कुछ कपड़ा नहीं होता है, उनके पास वेल ड्रेसिंग नहीं होती है, तो उनके पास एंड्रॉइड फोन का अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। जो इस तरह के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं। इन बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि ये बचें कि उनके घरों में जाके, अगर हम बच्चों को स्कूल नहीं दे रहे इस वक्त, उनके पास ऑनलाइन क्लासेस नहीं है प्रॉपरली, तो टीचर्स को मेरे ख्याल में ऐसा कुछ करना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि उनके घरों में जाके टीचर्स को भेजें ताकि वो लाइव कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स करें। अब कम्युनिटी क्लासेस तो होती हैं, बट कम्युनिटी क्लासेस में भी उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि टीचर को सोचना पड़ता है कि नहीं, अगर बच्चा स्कूल आ गया, स्कूल कम्युनिटी क्लास के लिए आ गया, तो उसके लिए उसको बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो मेरे स्कूल में, मैं अपने स्कूल की बात करूंगी पर्टिकुलरली बिकॉज दैट इज द एक्सपीरियंस, वो बच्चे बहुत दूर से आते हैं। तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो हमारे टीचिंग कम्युनिटी में लोग नहीं आते हैं, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई, तो उनको हमें सैनिटाइज करना चाहिए ताकि वो उन बच्चों को पढ़ाएं जो लोअर एलिमेंट्री लेवल के बच्चे हैं और गरीब घरों के हैं। तो उनको हमें एक तरह का सैनिटाइज करना चाहिए कि नहीं, उनको हम ये बताएं कि नहीं, हमें इन बच्चों को ना एक प्रॉपर एजुकेशन देनी है, हमें अपना बेस जो है एलिमेंट्री लेवल का वो ठीक करना है। जब तक एलिमेंट्री लेवल पे बच्चा अच्छे से ये ना समझे कि उसका सेट गोल क्या है इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, तो आगे जाके वो कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह के हालात है उससे यही लगता है कि वो बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं जो गरीब घरों से आ रहे हैं। तो बड़ी बात ये है कि अक्सर हमारे जो नाजरीन घरों के अंदर बैठ करके इसको प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई थी। जी। तो ऑनलाइन में जो आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ, जी, क्या रीच रही आप लोगों की? और चूंकि अब इम्तिहानात का वक्त भी आ गया और हमारे तकरीबन सारे क्लासेस, चाहे 10th की बात करते हैं, 9th की बात करते हैं, 11th की बात करते हैं, 12th की बात करते हैं, और बाकी जो क्लासेस हैं उनके इसको एग्जाम्स हो रहे हैं, स्कूल्स बाज़ाब्ता तौर पे उनको आप पेपर्स घर भेज रहे हैं, कहीं का ऑनलाइन हो रहा है, कहीं का ऑफलाइन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि पहुंच पाया हमारा एजुकेशनल तबका उन बच्चों तक जो अब अपने साल की कारकर्दगी को, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्या लगता है आपको कि एक बेहतर कल की ओर हम जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि 100% आप ऑनलाइन में नहीं दे सकते हैं, और जिस तरह के हालात है उसमें भी आप स्कूल को ओपन कर नहीं सकते हैं, क्या कि बच्चे को बुलाएं और उसको उस क्लास में बिठाएं। आप जैसे आप कह रहे हैं अभी वो जो बच्चे 12th के हैं या 10th के हैं या 9th के, उनके लिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स या बहुत सारी चीजें होती है जो उनको प्रैक्टिकल करने होते हैं, वो नहीं कर पाए। तो 100% आप ऑनलाइन नहीं दे सकते, 100% आप इस सिचुएशन में नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हाँ, मैं तो पर्टिकुलरली फिर से वही बात करूंगी, जो बच्चे हमारे उन घरों से आते हैं जिनके पास ये सब फैसिलिटीज नहीं है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन एग्जाम में बैठना है, इनको एग्जाम्स तो ये तो कंडक्ट करने पड़ेंगे बिकॉज दिस इज द प्रोसीजर। सेकेंड, जो आप कह रहे हैं कि अभी ऑनलाइन में भी आप सोचे
2G पे आप चला रहे हैं, तो बच्चे को जब आप पूछते हैं, यहाँ से आप कुछ बताते हैं तो फिर क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो वहां से स्टैचू हो जाता है, बीच में आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बीच में आपको पता ही नहीं चलता बच्चा क्या कर रहा है, या आप जो बोल रहे हैं, आप उसको सिखा रहे हैं, वो सीखता है कि नहीं सीखता है। दूसरा, आप ऐसा आप सिर्फ यही कर रहे हैं कि आप एक वॉइस इंटरेक्शन कर रहे हैं, वॉइस इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जो लाइव सेशन में आपका बच्चा सीखता है वो आप ऑनलाइन में नहीं सिखा पा रहे हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब शायद ये लगता है कि बच्चों को ना खाली एग्जाम पास करना है, तो वो जो एजुकेशन का एक्चुअल मीन है वो तो नहीं हो रहा है, कंप्लीटली नहीं। चलिए, अब जब आपने एक्चुअल मीन की बात की तो मेरा जहन एक बात की तरफ चला गया कि जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये दो बिल्कुल पहिए हैं गाड़ी के, जिसमें से एक निकाल दिया जाए तो दूसरा बेकार हो जाता है। सही बात है। बताइए मुझे कि जो हमारा इसको तो एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, उसके बाद हम 5th स्टैंडर्ड तक चले जाते हैं, 8th स्टैंडर्ड तक चले जाते हैं, उसके बाद बच्चे पे एक मेंटल डेवलपमेंट आनी शुरू हो जाती है, वो सेल्फ लर्निंग की तरफ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे गांव देहात के अंदर एक अब चूंकि माहौल सा बन गया, अब हम कोविड के बीच में जी रहे हैं, शायद बहुत दिन, सही बात है, तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या कुछ रीच होनी चाहिए, और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें आप कहां पे देखती हैं इस एजुकेशन को? सही बात, आपने ठीक बताया। जब मैं स्टूडेंट थी तो जो एजुकेशन सिस्टम था एक तरह का था, तो जब मैं अब टीचर हूं तो मुझे नहीं लगता है कोई वास्ट चेंज आई है टू कंडक्ट द क्लासेस, टू कंडक्ट द लर्निंग प्रोसेस, उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है मेरे ख्याल में ठीक है, क्योंकि वो हर तरह के, हर फील्ड में, हर सेफियर में, हर एरिया में जो उसका एजुकेशन के बहुत सारे एवेन्यूज है, बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे वेज है, उनको देखा है। लेकिन एक बात जो मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगी यहाँ पे, वो ये है कि आप जो मदर टंग में आप बोल रहे हैं कि 5th तक आपने बच्चे को मदर टंग में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो उसमें जो हमारा कश्मीरी लैंग्वेज है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, तो मुझे लगता है वो शायद थोड़ा एक ड्रॉबैक रह सकता है स्टूडेंट के लिए, कि जब वो 5th से क्रॉस करके 6th में आएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, जैसे साइंस है, SST है, या दूसरा हमारा मैथमेटिक्स है, तो शायद उसमें उसको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि आपने 5th तक मदर टंग में पढ़ा, उसके बाद आप एब्रप्टली इंग्लिश में चले जा रहे हैं, इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल जो नई एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज गुड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, और उसमें बच्चे को पूरी तरह से ये रखा गया कि बच्चा पूरी तरह से फिट हो जाए फॉर द रियलिटीज ऑफ लाइफ। हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जैसे रहा है, वो बच्चे को रियलिटी दैट वाज जस्ट टू अर्न द डिग्रीज, वो इतना नहीं था कि उसको जैसे हम कहते हैं कि टू एजुकेट, नहीं टू एजुकेट द पर्सन। व्हाट इज एन एजुकेशन, मतलब इसका मतलब है कि वो हर फील्ड में फिट होना चाहिए, जो उसके लाइकिंग का फील्ड है, उसको एक सेट गोल होता है, वो ये अचीव करना चाहता है। तो मुझे लगता है वो शायद थोड़ा सा उसमें हमें एक फायदा मिलेगा टीचर्स को, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। एक्सेप्ट देयर इज वन ड्रॉबैक, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि जो मदर टंग में उन्होंने बोला है, तो शायद उसमें आगे जाके बच्चे को डिफिकल्टीज आ सकती है। लेकिन ज्यादा पता 1 मिनट ज्यादा पता गवर्नमेंट की होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया होता है इसमें, तो शायद उन्होंने कोई समझ सोच के ही ये फैसला लिया होगा। बिल्कुल बच्चा, आपका कहना सही है, क्योंकि सरकार के पास कुछ ऑप्शंस बचे हुए थे। कई लोगों ने ये कहा था कि कश्मीरी जबान को भी या कौमी जबान में इस्तेमाल ये दाखिला दिया जाए, और इसके बाद कई ऐसी जबानें हैं जो इसमें आ गई, कई जबानें हैं जो छूट गई। क्योंकि अगर हम आबादी के तनासुब की बात करते हैं तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अगर हमारे कश्मीरी बोलने वाले मान लीजिए 60% लोग हैं, तो कहीं पर 30% ऐसे हैं जो गोजरी जबान बोल रहे हैं, 20% ऐसे हैं जो पहाड़ी जबान बोल रहे हैं, तो उनके लिए अलग सा होना चाहिए। इसी तरह से आपकी बल्ती जबान आ जाती है, शीना जबान आती है, तो कई ऐसी जबानें हैं जिनको अगर हम कहें कि आसान तरीके से अगर कोई बात समझानी है तो वो मदर टंग में ही समझाई जाती है। माँ बोली को ही बोला जाता है कि ये जज्बात के, एहसासात के डिलीवर करने का बेहतरीन तरीका है। सही बात है। तो बहरकैफ इसमें सरकार क्या कुछ इकदाम उठाएगी उस पर तो हमारी नजर रहेगी ही रहेगी। लेकिन अब चूंकि हम इम्तिहानात की बात करते हैं, तो जो ये हमारा कोविड का टाइम चला गया, इसमें आप लोगों के कई एक्सपीरियंसेस हुए होंगे बहुत ज्यादा, और कई जगह पर जब आपको ये बताया गया कि नहीं अब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कई टीचर्स को बताया गया आप स्कूलों में आ जाइए, तो
क्या लगता है कि जो आम बच्चा है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस एक उस्ताद के तय थी और टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चे के तय होती है, आपको लगता है कि हम कहीं पर इतने ज्यादा फॉरवर्ड हो गए हैं कि हम बच्चों को अब आसान तरीके में यह समझा सकें कि आने वाला कल ऐसा होगा, जब एक जमाना था हम उनके हाथ से मोबाइल छीन लेते थे कि आप इसकी तरफ ज्यादा ना देखिए, आंखें खराब हो जाएंगी, इसको इस्तेमाल नहीं करना है। आज सारा इंस्टीट्यूशन, अब पूरा स्कूल उसका जो है मोबाइल के बीच में, अब इसके असरात भी कई जगह पर उलटफेर भी हैं। तो कुल मिलाकर के क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ये सारा निजाम चलाया जा सकता है, जिसमें आपको लगता है एक देहात के अंदर जब आप जाती हैं पढ़ाने के लिए, जब एक फॉर फ्लंग एरिया के अंदर जाती हैं, जब आप एक लोअर मिडिल क्लास को देखती हैं, टोटल आम आदमी को देखती हैं, आदमी को, जी, तो लगता है आपको वो उसको अडॉप्ट कर पा रहा है इस सिचुएशन को? वो बच्चे तो इतने अवेयर नहीं है, मतलब जो बच्चे जिनके घरों में एंड्रॉइड फोन्स वगैरह नहीं है उनके बच्चे अवेयर नहीं है, लेकिन लेटर जब उनके पास भी उनको कोई और एवेन्यू नहीं रहेगा, अगर इसी तरह की सिचुएशन रही, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी, क्योंकि इंसान को तभी सब कुछ सीखता है जब वो उस डिफिकल्टी में आ जाता है, उस सिचुएशन में आ जाता है, वो सीखेगा जरूर, मतलब हाउ टू रन द फोन्स, बट पहले उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो इसका मैं बताऊंगी एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इसमें जो आप मोबाइल में सारा वर्ल्ड, इट्स अ काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, सारा वर्ल्ड, सारा नॉलेज इसमें एक्यूमुलेट, सारा जमा हो गया है, इसी में सारा एक्यूमुलेट हो गया है, तो वो भी एक बच्चे के लिए फायदा है ताकि वो नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हो जाए, उसको पता चले कि आगे जाके वर्ल्ड में किस तरह की चेंजेस आनी चाहिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एक मैं कहूंगी इट्स अ काइंड ऑफ ए ड्रॉबैक, जो लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर एंड स्टूडेंट का, दैट्स a kind of, you can say it's a kind of worthy kind of a relationship, it's a kind of respectful relationship। वहां आपको जैसे आप लाइव पढ़ाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है बच्चा किस हार्ड पॉइंट पे है, इसका हार्ड स्पॉट कहाँ है, ये कहाँ रुका हुआ है, इसका क्या, उसका जो मेंटल फ्लो ऑफ थॉट्स है वो कहाँ पे इसको वो डाइवर्ट हो रहा है, कहाँ पे ये चैनलाइज नहीं हो रहा है, वो तो आप लाइव सेक्शन में देख रहे हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन में होता है तो ये सब पॉसिबल नहीं होता है, उस वक्त आप फेस एक्सप्रेशन स्टूडेंट के नोट्स नहीं करते, शायद वो कभी कभी ही प्लेज अ काइंड ऑफ ए रोल, आई हैव टू लुक लाइक दिस, आई हैव टू स्टे लाइक दिस बिकॉज टीचर इज वाचिंग मी ऑन द अदर साइड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी पेरेंट्स देते हैं बच्चे को मोबाइल, वो उसको कहते हैं ओके, बच्चा कहता है ओके आई हैव द ऑनलाइन क्लासेस, सो सब कहते हैं कि घर में भी नहीं, अब इसको कैसे डिस्टर्ब करते हैं, वो उसको मोबाइल के साथ ही छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी अनवांटेड चीजें हैं जो हमारे मोबाइल्स में है, आजकल के टेक्नोलॉजिकल दौर में है, डिजिटलाइजेशन में है, जो बच्चे को नहीं देंगे, शायद वो उसका मिसयूज भी करता है। तो मेरे ख्याल में उसमें रोल बड़ी नजर रखने की जरूरत है, उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकते, उसमें शायद पेरेंट को ज्यादा, लेकिन अब जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, माँ घर के कामों में, अगर वो हाउस वाइफ है घर के कामों में बिजी होती है, पापा बाहर जाता है कमाने, अगर दोनों वर्किंग है तो तब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है बच्चे को, अब नहीं, तो वो बहुत सारी चीजें उसमें बच्चे को नजर रखने की जरूरत है। लेकिन सेकंड, हम इसको साइडलाइन नहीं कर सकते कि जो बच्चे डाउन ट्रोडन एरियाज से आते हैं, डाउन ट्रोडन क्लासेस से आते हैं, नीचे वाले क्लास से आते हैं, वर्किंग क्लास से आते हैं, वो काम करते हैं, जो मैनुअल लेबर से उनके घरों से आते हैं, तो उनको हम इससे, हमें उसको ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं यू मस्ट नॉट यूज दीज थिंग्स, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिकॉज आगे जाके सारा वर्ल्ड है, इट इज गोइंग टू बी अ नैनो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। सो लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको आपने देखना है और बाद में, हाँ बाद में उनको बच्चों को इसके बारे में समझाना है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन, अगर हम बात करें, अगर हमने सही मानों में सिर्फ इनके साथ और उनके साथ कुछ और लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुला करके रखा होता तो शायद एक एजुकेशनल सेक्टर पे बड़ी बात हो सकती थी, और कोशिश करेंगे अगले शुमारे में इनको दोबारा तकलीफ देने की, ताकि ये जरा हट के बता सके, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो ये देखते हैं वो हम लोग नहीं देखते। जो एक पेरेंट फील कर रहा है, जो अनपढ़ है, जिसे पता ही नहीं है ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसा इन्होंने एक बड़ी वाजिब बात बताई कि आप किसी बच्चे को कहते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लास है, वो ऑनलाइन क्लास के लिए रूम के अंदर चला गया, आगे जाकर के इसकी कोई कनेक्टिविटी किसी टीचर के साथ है ही नहीं, ये फजूल में आईटी सेक्टर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो
और पेरेंट्स के लिए जो एक बर्डन बन रहा है कि किसी तरीके से मैं इनके लिए एंड्रॉइड फोन लाऊं, शायद उसकी आमदनी भी उतनी नहीं होती है। सही बात है। तो उनको कंपल्शन होता है कि नहीं। Exactly. ऐसा मैंने सुना है कि एक पेरेंट आया, वो गया अपने घर का वो जो कश्मीरी समावार होता है, जी। जब बहुत ज्यादा टीचर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि नहीं आपने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट ही करने। अब टीचर भी बेचारा प्रेशर में आ गया, उसने स्टूडेंट को बोला नहीं भाई मैं तो मेरे को अपनी जॉब को तो सेव करना ही है, बिकॉज आई एम अंडर प्रेशर, सो आई हैव टू गिव दीज क्लासेस। तो उसने क्या किया, वो गया बाजार, तो उसने वो समावार जो घर का था, वो बर्तन वटेवर, तो वो बेच दिया, तो एंड्रॉइड बच्चे के लिए ले आया। उस वक्त उसको बहुत कंपल्शन था शायद, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसी चीजों को भी देखना होता है। जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ऐसी चीजों को देखना चाहिए कि कहीं पे ऐसा ना हो कि हम अंडर कंपल्शन ला रहे हैं कि पेरेंट को कुछ ऐसा करना पड़ता है कि एंड्रॉइड फोन। इसके लिए सरकार ने एक पॉलिसी, मुझे जहां तक याद है, बहुत पहले बनाई थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनके मतलब दिहाड़ी पर ही दिन चलता है या बिल्कुल पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने टैबलेट देने का एक फैसला किया हुआ था। और वो टैब्स कई जगह पर पहले दिए भी गए थे। उम्मीद करते हैं कि सरकार एक ऐसी एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम भी लाएगी जिसमें उन बच्चों तक डिजिटल रसाई को मुमकिन बनाने के लिए सरकार खुद ब खुद उनके घरों तक जाकर के पंचायत के जरिए, जो अर्बन लोकल बॉडीज के इनके अपने नुमाइंदे हैं, उनके जरिए एक सर्वे करवा करके लोगों तक ये चीजें पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उनके वालिदैन को खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि तन के कपड़े बेच करके बच्चे के लिए कोई इस तरह की चीज खरीदनी पड़े जिससे वो बच्चा उतना हासिल ना कर सके जितना उनका नुकसान हो जाए। हाँ, क्योंकि आगे पता भी नहीं है कितनी देर तक इस कोविड का असर होना है, कितनी देर तक ये रहेगा, ये इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इसके अगेंस्ट कोई शील्ड भी नहीं है। शायद आगे जाके हमें बहुत ज्यादा क्लासेस जो है ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, चूंकि अब बच्चों के इम्तिहानात हैं, इसलिए नाजरीन हमने सोचा कि क्यों ना इस पर आज बात हो जाए, और इस हवाले से हमने बादशाह आमिर को यहाँ पे दावत दी थी ताकि ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके कि कौन से कंपल्शंस हैं जिनके बीच में पेरेंट्स इसको चल रहे हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर सरकार को भी गौर करने की जरूरत है। और खासकर बच्चों के लिए इस वक्त ये चीजें आसान लेने की जरूरत नहीं है। भले ही आपकी टीचर या आपका टीचर जो है वो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, आप जिस तरह अपने पेरेंट्स के तई, अपने बड़ों के तई एक इज्जत का जज्बा रखते हैं, आप हुस्न इखलाक से, दिल से ये अल्फाज इस वक्त पढ़िए, क्योंकि आने वाले कल में कहीं आपके लिए खुदा ना खास्ता इस वक्त की जो आप एक तंग दिली दिखाएंगे, जो आप बददिल हो जाएंगे इस पढ़ने से, अगर इससे आप दूर भागते हैं तो आने वाले कल में आप बाकी सोसाइटी से बहुत दूर रह जाएंगे। क्योंकि दुनिया के सारे ममालिक इसको कोविड-19 के बीच में, हर दुनिया के, चाहे वो तरक्की याफ्ता मुल्क है या कम तरक्की याफ्ता मुल्क है, हर जगह पर इस वक्त निजाम तालीम लगभग ऐसा है। कोविड-19 में सरकार भी बड़ा रिस्क लेकर के स्कूलों को नहीं खोलना चाहती है, लेकिन अगर आपके कुछ क्लासेस चलते हैं, आपके कुछ आपको पेपर्स मिलते हैं हल करने के लिए, दिल से उन्हें हल करिए। और बस एक टीचर आपकी क्या मैसेज होगी, मैं अब कॉलमिस्ट के हिसाब से बात नहीं करूंगा, टीवी एंकर के हिसाब से बात नहीं करूंगा। अब मैं पूछूंगा आपसे कि बहसत एक टीचर, एक बहन, एक माँ, आप क्या कहना चाहेंगी उन बच्चों से जो इस वक्त घरों के अंदर बैठे हैं और एग्जाम्स उनके सर पे हैं? मैं उन्हें बोलूंगी कि एजुकेशन इज मस्ट, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ। अपने पहले अपने कंट्री का सोचना है। अगर आपको ग्रो करना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो एजुकेशन को आपको उससे आपको एस्केप नहीं करना, उसको स्किप नहीं करना है। आपके पेरेंट्स का भी आपको ये भी सोचना है कि मेरे पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करके अर्न करते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं आपको पढ़ने के लिए, तो आप उनका फायदा उठाइए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए इधर उधर, और कोशिश कीजिए कि you should stick to the truth, you should stick to the realities of life and you should not waste, आपको वेस्ट नहीं, जाया नहीं करना चाहिए, ना टीचर का करना चाहिए। जो टीचर पढ़ाता है बहुत सारी एनर्जी उसकी इन्वॉल्व होती है उसमें, वो भी मत जाया कीजिए। और अपने पेरेंट्स का जो रेवेन्यू है जो आपको इन्वेस्ट करते हैं आपकी पढ़ाई में, वो भी मत जाया कीजिए। एक सेट गोल बनाए, उस पे वर्क करके कुछ ना कुछ जिंदगी में करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बात आपने बताई। और अब नाज़रीन से ये बात चलते चलते कर देते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने एजुकेशन के हवाले से इनके तासुरात को भी सुना, इनके खदशात को भी सुना और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुना। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका प्रोग्राम में। बिल्कुल हमारे साथ इस वक्त भी हमारी गेस्ट बनी हुई हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि प्रोग्राम के अंत तक इनको आपके सामने ही बिठाया जाए ताकि आपकी थोड़ी याद ताज़ा रहे कि इन्होंने आपसे कहा कि अगर आपको अपने मुस्तकबिल का तयन करना है तो आपके लिए एक शेर भी हम कह देते हैं कि मेरे चेहरे पर लिखी
तहरीर पढ़ लो दोस्तों में खबर बनकर कभी छपता नहीं अखबार में। आम आदमी की जिंदगी के अंदर क्या हलचल होती है ये वही वालिदैन जानते हैं जिनको बच्चे अपने पढ़ाने पड़ते हैं, सख्तियां झेलनी पड़ती हैं और मुसीबतें झेल करके वो एक बच्चे के लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाह रहते हैं। बादशाह मीर, आपने आज जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए बताया, उम्मीद करते हैं कि वो उस पर अमल करेंगे। अब चलते हैं हम उस खबर की तरफ जो आज दिन सुर्खियों में रही, वो ये कि महबूबा मुफ्ती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरीके से लैंड लॉ नए को यहां पर कबूल नहीं किया जाएगा। अपनी पार्टी ने कल यहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी थी और कहा था कि वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से वजीर आजम से जाकर के मिलेंगे, लेकिन जम्मू के अंदर वो भी एहतजाज करते हुए नजर आए। कुछ तस्वीरें चलते चलते आज के प्रोग्राम में हम इन एहतजाजों और छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपको दिखाते हैं। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज जमीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है, डोमिसाइल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की जमीन उन्होंने खाई। चाइना का तो नाम नहीं लेते ये लोग, चाइना का नाम लेने से थर आते हैं। जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया, उस चाइना का नाम नहीं लेते, पर पूरी अपनी ताकत, अपना जबन जम्मू कश्मीर के लोगों पे आजमाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आपके थ्रू, आपके मीडियम से, कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान है जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और जिस तरह से आप जिस तरह से ये चल रहा है, इनका सिलसिला चल रहा है, टोटल लॉलेसनेस, टोटल लॉलेसनेस। मैं क्या करने वाली थी? मैं अपने लोगों को जेल में जानी थी, वहां उनको पुलिस स्टेशन में देखना चाहती थी। वो क्या करना चाहते थे? बहुत ही पीसफुली वो एक जो आपने फरमान जारी किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मुझे खुशी है जम्मू के, लद्दाख के, कश्मीर वादी तो ऑलरेडी थी, सब लोगों को पता चला है कि बीजेपी का घिनौना चेहरा, उनको यहाँ के डोगरों से कोई मतलब नहीं, उनको लद्दाखियों से कोई मतलब नहीं, कश्मीरियों से तो था ही नहीं कभी। वो जम्मू कश्मीर की जमीन को, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिस तरह हमने किसानों की जमीन छीनी, उसी तरह हमारी जमीन भी छीनना चाहते हैं, मगर हम कतई ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, जब से ये चुन के आए हैं, दूसरी बार जब इनको अक्सरियत मिली है, जिस अक्सरियत का इन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने एक मतलब कानून पास किया कि जो अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा, पार्लियामेंट हमसे 370 नहीं छीन सकता। अगर कोई छीन सकता था तो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनका तो सिर्फ इलेक्शन ही इनका मकसद है, चाहे वो बिहार में हो, इसके बाद बंगाल में होगा, इसके बाद कहीं और होगा। तो ये तो इलेक्शन से ऊपर उठ ही नहीं पाए। हमने सोचा था कि मोदी जी को इस मुल्क ने इतना बड़ा मैंडेट दिया तो वो पूरा मुल्क संभालेंगे, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। यहाँ तो लोगों को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही है, बाकी तो बात ही नहीं है। उनको कहते हैं, जिनको जो रोटी मांगते हैं उसको कहते हैं रोटी हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है। हाँ, 370 हमने खत्म किया, कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। अरे बाबा, उसको रोटी तो दो पहले, उसके बाद कश्मीर के जमीन खरीदने के ख्वाब देखते रहो। I am sorry, Zinat. Let me tell you, I have nothing personal with you. I love you, but I am not going to answer any question for the Republic. भाई, वो तो लोग एंडोर्स करेंगे, हम कौन होते हैं? हमारे एंडोर्स करने से क्या होता है? उसका रिस्पॉन्स तो लोग देंगे यहाँ के, हमने क्या करना है उसके साथ? तो मैं आपको बताऊं क्या, अभी से बता दूं क्या क्या मेरे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये देख लेंगे हम। लेकिन नए नए कानून जो है वो आए दिन बनाए जा रहे हैं। बाबू लोग कानून बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कानून बना रहे हैं, एक के बाद एक कानून बनाया जा रहा है, आए दिन कानून बनाया जा रहा है। रात को कानून बनाया जाता है और सुबह उसको जम्मू कश्मीर के ऊपर थोप दिया जाता है। अगर कानून बाबू लोगों ने, क्लर्कों ने बनाने हैं तो फिर पार्लियामेंट और असेंबली का क्या औचित्य रह जाता है? ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जानना चाहते हैं। आपने जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया अपना रखा है और जो आपका दिल करता है वही कानून आप जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊपर थोप देते हैं, बगैर डिबेट्स के, बगैर डिस्कशंस के, बगैर डेलिब्रेशन से। उसके वजह से जम्मू के कश्मीर में
एक लोगों के अंदर रोष देखने को मिल रहा है और लगातार ये कानून बनाए जा रहे हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव के माध्यम से कानून बनाएं। कानून बनाने का अधिकार एग्जीक्यूटिव को इमरजेंसी सिचुएशंस में है, लेकिन यहाँ रोज़ाना कानून बनाए जाते हैं। अभी हाल ही में जो लैंड लॉस का कानून बनाया उससे लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बाहर के सरमाएदारों के हवाले एक तरीके से जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले आपने पंचायत राज में जो है वो बदलाव लाया। पंचायत राज में इस किस्म के आपने तरमीमें कर दी, इस किस्म का कानून बना दिया जो सारे हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में 3 टियर सिस्टम है। पंचायत होती है, फिर बीडीसीज होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 4 टियर सिस्टम हो गया है जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पहले तो आपने पंचायत एक फर्स्ट टियर बनाया, उसके बाद सेकेंड टियर बीडीसी जो चुनाव हुए उनका बनाया, अब डीडीसी कमेटीज का चुनाव हो रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बनेंगे। तो अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। दिस हैज ओनली इवोक्ड सिनिसिज्म अमंग्स द मासेस। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस तरीके से बाबू लोगों के माध्यम से कानून बना रही है वो न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि लेजिस्लेचर की भी कंटेम्प्ट है। और इस तरीके से एक जम्मू कश्मीर के अवाम का जो है अपमान किया जा रहा है। इस किस्म के कानून रोजाना बनाकर बगैर लेजिस्लेटिव के अप्रूवल के और बगैर किसी किस्म की चर्चा किए हुए और बाबू लोगों को क्लर्कों के माध्यम से कानून बनाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं उससे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवाइए। जम्मू कश्मीर को आपने एक म्यूनसिपैलिटी बना दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने लैंड लॉस के माध्यम से बाहर के सरमाएदारों के हवाले कर दिया है। यहाँ असेंबली करवाइए, यहाँ चुने हुए नुमाइंदे कानून बनाएंगे और ये फैसला करने का अधिकार सिर्फ उनको है कि कौन सा कानून लोगों के हित में है और कौन सा कानून हितकारी नहीं है। और जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, पैंथर्स पार्टी उसकी कड़ी मजम्मत करती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है तमाम पुलिस एहलकार भी यहाँ पे मुस्तैद दिख रहे हैं और इनको जो है आगे की ओर बढ़ने से रोकने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, ये तो रही आज दिन की सूरत हाल यहाँ पर सियासत के हवाले से। और सियासत भला क्यों ना गरमाए, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपने इल्जामात तराश रही है, दूसरी तरफ से मुखालिफ जमातें इन नए एक्ट्स को लेकर के अपने तहफुजात को सामने रख रही हैं। क्या कुछ आगे सूरत हाल रहेगी, इस पर हम बनाए रखेंगे नजर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के शुमारे से इस दुआ के साथ कि आपका मुस्तकबल, आपके बच्चों का मुस्तकबल ताबनाक रहे। और जिस तरह से हमारी गेस्ट बादशाह ने बताया था कि आप लोगों के बच्चों का मुस्तकबल ही आपकी जिंदगी की जमानत हो सकता है। आप खैरियत से रहें, हमें भी अपनी दुआ में शामिल रखिए। इजाजत लें, खुदा हाफिज नाज़रीन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।